Hi guys, this is CM Das Arora. Welcome to the channel GST Buddy. If you are new to the channel, please subscribe to the channel and press the bell icon ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली सारी वीडियोस की इंफॉर्मेशन टाइमली मिल पाए। आज मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है YouTube की वीडियोस की, दैट इज क्लैरिफिकेशन की वीडियोस. These clarifications basically will help you in revision of the CA final course only. सो हर चैप्टर्स में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस हैं, सर्कुलर्स हैं जो आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प कराते हैं रिगार्डिंग द प्रोविजंस, राइट. सो उन क्लैरिफिकेशंस के लिए या उन प्रोविजंस के लिए मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आती थी कि आप हमें थोड़ा गाइड कर दो, हमें समझा दो. एंड मैंने इसीलिए एक सर्कुलर पहले अपलोड भी किया था एंड दिस इज इन कॉन्टिन्यूशन ऑफ द सीरीज ओनली. सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड क्विकली स्टार्ट विद द टॉपिक. सो आज की हमारी क्लैरिफिकेशन है प्रिंसिपल एजेंट के बीच की, राइट. एक हमारे पास नई क्लैरिफिकेशन आई थी डेल क्रेडियर एजेंट की, उसको प्यार से बोलते हैं DCA. उस एजेंसी की क्लैरिफिकेशन, उस सर्कुलर को समझने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि प्रिंसिपल एजेंट की रिलेशनशिप के बारे में क्या बात करी गई है, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. प्रिंसिपल एजेंट का जो रिलेशनशिप है वो सप्लाई चैप्टर में डिफाइन किया गया है. सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सप्लाई चैप्टर में सबसे पहले ये बताया गया कि सप्लाई को, किसी भी ट्रांजैक्शन को, एक्टिविटी को सप्लाई बनाने के लिए कंसिडरेशन की इम्पोर्टेंस बताई गई. उन्होंने ये बोला सप्लाई में कि कोई भी ट्रांजैक्शन एक्टिविटी तब तक सप्लाई नहीं बन पाएगी जब तक उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता. फिर उन्होंने ये बताया कि कुछ सप्लाईज ऐसी होंगी, यानी कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होंगी जिसमें कंसिडरेशन नहीं है तब भी वो सप्लाई बनती है. वो सप्लाई होंगी शेड्यूल 1 के अंदर डिफाइंड, जिसको हम बोलते हैं डीम्ड सप्लाईज. ठीक है, उन डीम्ड सप्लाई यानी उन शेड्यूल 1 के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन फॉल कर रही हैं उसमें से एक ट्रांजैक्शन है, एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ 3, दैट इज प्रिंसिपल एंड एजेंट के बीच की रिलेशनशिप. सो आप लोगों को यहाँ समझना पड़ेगा कि यहाँ प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो बात हो रही है उसको सप्लाई माना गया है जबकि उसमें कंसिडरेशन नहीं है. वरना क्या होता है नॉर्मली कि कंसिडरेशन होता है तो हम सप्लाई मानते हैं, कंसिडरेशन नहीं है तो हम सप्लाई नहीं मान रहे, राइट. लेकिन यहाँ पर कंसिडरेशन के ना होने के बावजूद इसको सप्लाई माना जाता है. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ पैराग्राफ 3 ऑफ शेड्यूल 1. ठीक है, प्रिंसिपल एजेंट के बीच. तो वो पैराग्राफ क्या बोलता है, वो बोलता है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट विदाउट कंसिडरेशन where the agent undertakes to supply such goods on behalf of the principal is considered as supply. यानी supply of goods by a principal to his agent, यानी principal क्या कर रहा है, गुड सप्लाई कर रहा है किसको, एजेंट को, विदाउट कंसिडरेशन. और एजेंट क्या करेगा, वो गुड्स फर्दर सप्लाई कर देगा ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल. ठीक है, सो इसको एग्जाम्पल से ही समझते हैं. एग्जाम्पल अंदाज का ही लेते हैं. अंदाज क्या, एक कार का शोरूम. ठीक है, अंदाज ने क्या किया, एक एजेंट अपॉइंट किया. एजेंट का नाम है केटी. ठीक है, एजेंट का नाम है केटी. अंदाज ने केटी को अपॉइंट किया और अंदाज ने बोला कि मुझे कुछ कार्स सेल करनी है. सो ये कार्स केटी आप मेरे बिहाफ पे सेल करो, आप बायर ढूंढो और बायर के साथ ये सेल ट्रांजेक्शन अफेक्ट करो. तो केटी ने बोला ठीक है, लेकिन आपको गाड़ी मेरे पास भेजनी पड़ेगी क्योंकि मुझे गाड़ी दिखानी भी तो पड़ेगी किसी को. तो मैं कहता हूँ ठीक है, मैं गाड़ी आपके शोरूम पे भिजवा देता हूँ. केटी का भी अपना एक शोरूम था, तो केटी के शोरूम पे मैंने वो कार भिजवा दी. अब क्वेश्चन ये आता है, क्या मैंने केटी से कुछ पैसे चार्ज करे? नहीं, बल्कि यहाँ तो उल्टा होगा, केटी मुझसे पैसे चार्ज करेगा क्योंकि केटी मेरी कार सेल करवा रहा है. लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर केटी मुझसे कुछ भी फीस चार्ज करता है, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, है ना. सप्लाई ऑफ सर्विस इस पैराग्राफ में फॉल नहीं कर रही, यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स की बात हो रही है सिर्फ. ठीक है, तो एजेंट मुझे कोई गुड्स तो सप्लाई कर नहीं रहा, मैं ही बल्कि उसको सप्लाई कर रहा हूँ, है ना. प्रिंसिपल सप्लाई कर रहा है, तो अंदाज प्रिंसिपल है, एजेंट यहाँ पे केटी है. ठीक है, तो अंदाज ने जब केटी को एक कार भिजवाई विदाउट कंसिडरेशन, तो क्वेश्चन ये था कि क्या ये सप्लाई बन जाएगी. अंदाज ने जो कार भिजवाई, क्या ये सप्लाई बन जाएगी. इसको समझने के लिए हमें ये बताया गया इस एक्सप्लेनेशन के लिए कि ये देखना है कि अंदाज और केटी का बॉन्ड कितना स्ट्रांग है. ठीक है, इसको, इस चीज से आपको इसको समझने और याद करने में भी आसानी होगी. अंदाज और केटी का बॉन्ड कितना स्ट्रांग है.
अगर तो केटी के पास इतनी अथॉरिटी है कि केटी उस कार को सेल कर सकता है अपने नाम से, ये बोल के, और इनवॉइस अपना रेज करे, तो हम ये मानेंगे कि हाँ केटी और अंदाज का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो दो एग्जांपल ले लेते हैं इसी के साथ में। क्या हुआ, केटी को बायर मिल गया, बायर ने बोला मुझे कार सेल कर दो, केटी ने वो कार सेल कर दी, और जो इनवॉइस रेस किया उसने केटी के नाम से रेस किया, यानी केटी सेलर है और बायर मिस्टर बायर, ठीक है, मिस्टर माल्या, ठीक है, मिस्टर माल्या ने कार परचेज की। अब यहाँ पे क्या हुआ, केटी ने क्योंकि अपने नाम से इनवॉइस किया, तो हम ये मानते हैं कि केटी और अंदाज का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग था, इसलिए केटी के पास ये अथॉरिटी थी। इसका मतलब कि अंदाज ने अगर कोई ट्रांजेक्शन करी है केटी के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट भी, वो भी सप्लाई मानी जाएगी। इसका मतलब अगर बॉन्ड स्ट्रांग है तो उनको सप्लाई मानो, अगर बॉन्ड स्ट्रांग नहीं है तो सप्लाई मत मानो, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रांग का एग्जांपल क्या हुआ कि केटी ने अपने नाम से इनवॉइस रेस कर दिया मिस्टर माल्या को, ठीक है। अब केस क्या होता है एक और, कि केटी बायर को तो कार चाहिए, तो बायर ने बोला मुझे कार दे दो, केटी ने क्या किया, केटी ने कार सेल कर दी, लेकिन जो इनवॉइस किया वो अंदाज के नाम से किया। अगर उसने अंदाज के नाम से इनवॉइस किया, इसका मतलब उनका बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं है, इतनी अथॉरिटी अंदाज ने केटी को नहीं दी कि तू अपने नाम से सेल करते। इसका मतलब उन दोनों का बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं है। इसका मतलब वो रिलेशनशिप मेरा पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 में फॉल नहीं करता। पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 में तभी फॉल करेगा अगर बॉन्ड स्ट्रांग, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रांग कैसे जज करेंगे हम, कि एजेंट के पास इतनी अथॉरिटी है कि क्या वो उस गुड्स का टाइटल चेंज करने के लिए इनवॉइस अपने नाम से रेज कर देगा। अगर हाँ, इट मींस ये सप्लाई पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 में फॉल करेगी, और जो प्रिंसिपल ने एजेंट को कार फ्री ऑफ, मतलब कोई भी गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा है या विदाउट कंसिडरेशन भेजा है, तो वो एक ट्रांजैक्शन सप्लाई बन जाएगी और उसकी वैल्यूएशन चैप्टर वैल्यूएशन सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग हो। लेकिन अगर इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पे होगा तो वो ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं बनेगी, यानी प्रिंसिपल जब एजेंट को गुड्स भेजेगा तो वो सप्लाई नहीं बनेगी एंड उसकी वैल्यूएशन नहीं होगी, उस पर जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। ये समझ आ गया। सो दिस इज व्हाट द क्लैरिफिकेशन फॉर प्रिंसिपल एंड एजेंट। अब इसमें आता है डीसीए का कॉन्सेप्ट, ठीक है। डीसीए का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फटाफट स्टार्ट करते हैं डीसीए के बारे में। हाँ, तो डीसीएस का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि डीसीए कौन होता है ना। तो डीसीए के केस में हम यही एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं कि अंदाज ने अपॉइंट किया एक एजेंट केटी, केटी को सेल करनी है कार, अंदाज ने कार केटी के पास भिजवा दी, केटी ने बायर ढूंढा मिस्टर माल्या, ठीक है। लेकिन अंदाज ने इस बार केटी के साथ ये एग्रीमेंट किया कि तुम कार मेरे बिहाफ पे सेल करोगे, लेकिन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि जो भी तुम सेल करोगे मुझे वो पैसा रिसीव भी होना चाहिए, रियलाइज भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मुझे बैड डेट हो जाए, कि मेरे सेल के पैसा रिकवर ना हो पाए। केटी के साथ ये एग्रीमेंट हो गया अंदाज का। अब अगर केटी एक तरीके से देखा जाए तो इंश्योरेंस सर्विस दे रहा है ना, कि मैं ही आपको कस्टमर ला के दूंगा और मैं ही उससे कलेक्शन भी करवा के दूंगा, एक तरीके से होगी इंश्योरेंस हो गया ना अंदाज के लिए। तो इंश्योरेंस हो गया कि भाई मेरा पैसा डूबेगा नहीं, बेचो केटी बेचो, ठीक है। ये होता है डेल क्रेडियर एजेंट, ठीक है, कि वो क्या करता है, आपको गारंटी देता है कि मैं आपका सामान तो बेच ही रहा हूँ, उस सामान की कलेक्शन भी मैं ही करा के दूंगा, दिस इज माई गारंटी, दिस इज डीसीए एजेंट, ठीक है। ये समझ आ गया। अब इस डीसीए के लिए 3 क्लैरिफिकेशन, सर्कुलर था 73, ठीक है, ये सर्कुलर का नंबर है। अब सबसे पहली क्लैरिफिकेशन उन्होंने ये बोला, जो डीसीए है यानी डेल क्रेडियर एजेंट जो है, क्या वो पैराग्राफ 3 शेड्यूल 1 में फॉल करता है। शेड्यूल 1 डीम्ड सप्लाई, पैरा 3 की प्रिंसिपल और एजेंट के बीच कोई सप्लाई हो रही है विदाउट कंसिडरेशन, तो उसको सप्लाई मान लिया जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला क्या डीसीए की जो ये ट्रांजैक्शन है, डीसीए का जो एजेंट को तुम अपॉइंट कर रहे हो, क्या ये भी अगर तुम डीसीए को कुछ गुड्स भेजते हो तो क्या वो इसके अंदर कवर होता है, ठीक है। तो सिंपल जो हमने वहां सीखा था, अगर केटी और अंदाज का बॉन्ड स्ट्रांग है, यानी केटी के पास अथॉरिटी है कि वो इनवॉइस गुड्स को सेल करके इनवॉइस अपने नाम पे कर सके, तो इट मींस कि उनका बॉन्ड स्ट्रांग है। लेकिन अगर उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है, उसको इनवॉइस अल्टीमेटली प्रिंसिपल के नाम पे करना पड़ेगा, अंदाज के नाम पे करना पड़ेगा, इट मींस उसके पास वो अथॉरिटी नहीं है, इट मींस उनका बॉन्ड अच्छा नहीं है, इट मींस वो सप्लाई भी नहीं।
बॉन्ड अच्छा, सप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो डीसीए के केस में भी उन्होंने बोला सेम बात है, अगर देखना पड़ेगा कि एजेंट के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो इनवॉइस अपने नाम से कर सकता है। अगर उसके पास इतनी अथॉरिटी है तो ये डीसीए भी तुम्हारा पैराग्राफ 1 में, पैराग्राफ 3 में फॉल कर जाएगा, पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 में फॉल कर जाएगा। लेकिन अगर ये इनवॉइस इशू नहीं कर सकता अपने नाम पे तो ये पैराग्राफ पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 के अंदर फॉल नहीं करेगा, ठीक है। फर्स्ट क्लैरिफिकेशन। सेकेंड क्लैरिफिकेशन उन्होंने ये बोला, अब उन्होंने ये तो बता दिया कि तुम्हारा जो ये मतलब वो सप्लाई कब बनेगी, अगर तुम्हारा बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो ही तुम्हारी सप्लाई बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। सेकंड क्लैरिफिकेशन उसमें ये बोला कि तुम ये मान लो कि वो एजेंट उसमें फॉल नहीं करता, यानी उसका बॉन्ड स्ट्रांग नहीं है, उसके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो अपने नाम पे इनवॉइस कर सके, उसे अंदाज के नाम पे ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब हुआ क्या, इस एग्जाम्पल में देखो कि मिस्टर माल्या को जब केटी ने कार सेल करी ना, तो केटी ने अब ये तो अश्योरेंस दे दी अंदाज को कि पैसा मैं दिलाऊंगा। अब क्या हुआ, केटी को पता चला कि मिस्टर माल्या तो पैसे ही नहीं देना चाहते। तो केटी जाता है उनके पास और कहता है पैसे क्यों नहीं देने, पैसे दो इनको। तो वो बोलता है अभी मिस्टर माल्या बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं है तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो केटी कहता है अब ये तो गड़बड़ हो गई, मुझे तो वहां पैसे देने पड़ेंगे। तो मिस्टर माल्या बोलते तू अपने पास से दे दे अभी पैसे, तेरे को मैं बाद में दे दूंगा। तो केटी कहता है ठीक है मैं अपने पास से दे देता हूँ लेकिन आई विल चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम यू, ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। क्वेश्चन ये उठा कि अगर केटी ने उसको लोन दिया, एक तरीके से इसको शॉर्ट टर्म लोन माना गया कि अगर आप ऐसा फंड्स के साथ कर रहे हो तो फंड्स में जो इंटरेस्ट आप चार्ज करोगे, ठीक है, और आपने जो गुड्स सेल करे थे मिस्टर माल्या को, क्या उसकी वैल्यूएशन में इंटरेस्ट ऐड होना चाहिए, ये क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन समझ आया कि क्या इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए। तो इस पे क्लैरिफिकेशन यही आई कि तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि एजेंट किस तरीके का है। अगर तो एजेंट ऐसा है जो कि पैराग्राफ 3 में शेड्यूल 1 के फॉल कर रहा है, ठीक है। तो पहला एग्जांपल लेते हैं, वो फॉल नहीं कर रहा। अगर तो नहीं कर रहा तो इट मींस उसने इनवॉइस किसने नाम पे किया होगा, प्रिंसिपल के नाम से किया होगा, ठीक है। तो अब ये जो ट्रांजैक्शन है जहां पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है वहां पे एक तरीके का लोन के ट्रांजैक्शन है। दिस इज एन इंडिपेंडेंट सप्लाई बिटवीन केटी एंड मिस्टर माल्या। इसमें अंदाज का कोई रोल नहीं है, ठीक है। अंदाज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि उसको पैसे कैसे मिल रहे हैं, उसको पैसे चाहिए, है ना। उसका पैसा डिले भी नहीं हो रहा क्योंकि उसका पैसा कौन दे रहा है, केटी दे रहा है। केटी और मिस्टर माल्या के बीच में ट्रांजेक्शन है कि मैं अभी पैसे दे रहा हूँ और आप मुझे इंटरेस्ट देंगे। तो उन्होंने बोला कि दिस इज एन इंडिपेंडेंट सप्लाई, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस, इसलिए जो जो भी ये इंटरेस्ट चार्ज होगा ये जो गुड्स हमने सेल करी होंगी उसकी वैल्यू में ऐड नहीं होगा। डन, समझ आ गया। ये केस था जब वो एजेंट, डीसीए जो एजेंट है वो पैराग्राफ 3 ऑफ शेड्यूल 1 में फॉल नहीं कर रहा, यानी उनका बॉन्ड स्ट्रांग नहीं है। अब बात करते हैं बॉन्ड स्ट्रांग है, यानी वो फॉल कर रहा है। किसमें फॉल कर रहा है, वो फॉल कर रहा है उस रिलेशनशिप में जहां पर उसके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो अपने नाम से इनवॉइस कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्लैरिफिकेशन आई, सेम ट्रांजैक्शन हुई कि मिस्टर माल्या ने बोला आप मेरे भी यहाँ पे पे कर दो अगले, मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको पैसे दे दूंगा विद इंटरेस्ट। क्या ये जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ है ये अब वैल्यूएशन में ऐड होना चाहिए, सोचो गाइस। तो सीधी सी बात, अब आप लोगों को ये देखना है कि बॉन्ड स्ट्रांग है, इट मींस इनवॉइस किसने इशू किया होगा, एजेंट ने। किसके नाम पे किया होगा, अपने नाम से, यानी केटी ने अपने नाम से शेयर किया इनवॉइस। क्योंकि अब केटी ने अपने नाम से ही किया और केटी की ही ये ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ केटी ही हो रही है। अंदाज को इससे कोई लेना देना नहीं है, अंदाज तो सेपरेट हो गया ट्रांजैक्शन क्योंकि इनवॉइस ही केटी ने किया है, ठीक है, और केटी के नाम से हुआ है। तो उन्होंने ये बोला कि क्योंकि इनवॉइस अब केटी ने किया है, इनवॉइस आपके एजेंट ने किया है, इट मींस ये जो ट्रांजैक्शन अब हो रही है लोन की ये भी इन रिलेशन टू इनवॉइस हो रही है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जो इंटरेस्ट कॉस्ट है दैट इज अ सेपरेट सप्लाई, हम ये बोलेंगे जो इंटरेस्ट हमें मिल रहा है दैट इज रिलेटेड टू द वैल्यूएशन फॉर दैट सेल ऑफ पर्टिकुलर गुड, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने बोला 15(2)(d) के अंदर इस पॉइंट को ऐड कर, ठीक है, समझ आया कि उसने बोला कि जो इंटरेस्ट आप एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो वो तुम्हें ऐड कर। इसको समराइज कर दूं, बहुत सिंपल से, 3 केस बने इस क्लैरिफिकेशन में। सबसे पहले बोला डीसीए क्या पैराग्राफ 3 और शेड्यूल 1 में फॉल करता है, तो उन्होंने बोला अगर इनवॉइस इशू कर सकता है डीसीए अपने नाम से तो फॉल करता है।
अगर इनवॉइस नहीं कर सकता इशू तो नहीं करता फॉल, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि लेट्स से मिस्टर जो हमारा बायर है और बायर और एजेंट के बीच में ट्रांजैक्शन हो गई कि एजेंट अभी पैसे दे रहा है और एजेंट बायर से इंटरेस्ट चार्ज करेगा उस पैसे के लिए। तब क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट जो चार्ज हो रहा है एक्स्ट्रा, क्या वो सेल ऑफ गुड्स की वैल्यू में जो सप्लाई हुई थी वैल्यूएशन सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग जो वैल्यूएशन हुई उसके अंदर ऐड होगा। तुम्हें ये देखना है कि इनवॉइस किसने इशू की। अगर इनवॉइस एजेंट ने इशू की है तो ऐड होगा, ठीक है। और अगर इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम से इशू हुआ है तो फिर ऐड नहीं होगा। अगर प्रिंसिपल के नाम से इशू हुआ है तो इसको जरूर मेंशन करना कि दिस इज अ प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे सप्लाई। यानी अगर एजेंट और बायर के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो दैट इज अ डिफरेंट सप्लाई प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस, उसका मेन प्रिंसिपल से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज अ सेपरेट सप्लाई एंड जो वैल्यूएशन ऑफ गुड्स हुई थी दैट इज अ सेपरेट सप्लाई। लेकिन अगर इनवॉइस एजेंट के नाम से नहीं होता, ठीक है, यानी इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम से ही हो रहा है, इनवॉइस किसके नाम, सॉरी ये वाला हमने कर लिया था, अब हो रहा था कि इनवॉइस एजेंट के नाम से हो रहा है, उस केस में इसको सेपरेट सप्लाई नहीं मानेंगे। उस केस में हम यही मानेंगे कि दिस इज रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इस केस में ये कॉस्ट में ऐड हो जाएगा 15 टू डी। सिंपल, गॉट इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस you can contact me at GST Buddy only. So this is the end of this clarification.